वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण और हमारा बिंदु चल रहा था संधि, और संधि में हम अध्ययन कर रहे थे विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि के हम 2 भाग अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं तीसरे भाग का अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर हम आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले एक बार वो सारणी एक बार इसमें भी आप देख सकते हैं, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, और इनका आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से वर्ण है। इस सारणी को आप वर्ण विचार वाले वीडियो में आप जाकर वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो 6 तक हम नियमों का अध्ययन कर चुके थे। अब हम देखते हैं नियम नंबर 7। और नियम नंबर 7 क्या कहता है, देखिए, विसर्ग से पहले यदि अ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो और आगे अर्थात विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो अथवा इनके अलावा या फिर य, र, ल, व या फिर स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है और यह संधि कहलाती है संस्कृत में रुत्व संधि। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखते हैं, कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले, शर्त क्या है, अ आ नहीं होने चाहिए। कोई भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले लेकिन अ आ नहीं होनी चाहिए, अ आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, और अगर फिर बाद में विसर्ग के आगे तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य, र, ल, व इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो फिर ये विसर्ग र में बदल जाता है और यह आगे आने वाले द्वितीय पद में आने वाले यथावत रहते हैं। चलिए इसे हम समझते हैं नियमों के उदाहरणों के माध्यम से। नियम 7 के हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं नी धन आशा। अब देखिए, संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग के रूप में दिखाई दे रहा है, विसर्ग है, तो इस विसर्ग को हम बाहर लेते हैं और फिर इसके बाद में इधर बचता है न और नी बचता है। नी में ह्रस्व ई है। अब देखिए नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, अ आ के अलावा स्वर आ जाए, तो देख लीजिए विसर्ग से पहले ई है जो कि हमारे नियम से मिलता जुलता है, और आगे आ गया, और आगे यरलवा आ जाए, तीसरा चौथा आ जाए या फिर स्वर आ जाए, तो देखिए हमारा नियम लागू हो रहा है। विसर्ग से पहले ई है जो कि अ आ के अलावा स्वर है, और आगे स्वर आ गया, और आगे बचा हुआ लिख देते हैं। अब तो फिर नियमानुसार हम विसर्ग को बदलते हैं र में, स्वर रहित र में। बदलने के बाद में इधर बचा हुआ नी, आगे का पद यथावत रहेगा, तो इसे यथावत लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब देखिए ये जो स्वर रहित र है इसके बाद में ये स्वर दिखाई दे रहा है, तो इस स्वर को हम जोड़ देते हैं र में और बना लेते हैं रा। इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा निराशा। देखिए मूल रूप में था नी और आशा था, लेकिन संधि की प्रक्रिया के कारण बदलकर निराशा हो गया। अब हम करते हैं निराशा का संधि विच्छेद, और आप जानते हैं संधि विच्छेद से पहले हम करेंगे वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद में हमें एक शब्द पता चल जाएगा, दूसरे शब्द में जहां परिवर्तन था उस परिवर्तन को हम निरस्त करके उस शब्द को भी हम मूल रूप में ले आएंगे। तो इधर देखिए आ है और स में आ जुड़ा आशा हो गया, इधर बचा हुआ देखिए न में ई जुड़का नी हो गया, और र आधा है, आ तो हम इधर ले चुके हैं, निर हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्वर रहित र है ये देखो विसर्ग से बना था, यहाँ पर विसर्ग का र बन गया था। अब यहाँ पर हम र का वापस विसर्ग बना लेते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद क्या है, इन पदों को जो बदलाव हो गया था उस बदलाव को निरस्त करते हुए मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इन्हें मूल रूप में ला रहे हैं। तो आप देखिए इधर बच गया नी, इधर बच गया आशा। अब ये जो ये विसर्ग आया है ये विसर्ग नी में जुड़ जाएगा और नी ही बन जाएगा, और इधर बचा हुआ आशा। देखिए जो मूल रूप में था वह फिर से हमें मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने वो बदलाव निरस्त कर दिया। अब हम देखते हैं नियम 7 का और उदाहरण देखें हम। दू धन योग। संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग को हम बाहर लेते हैं, इधर बच गया द और ह्रस्व उ, और आगे देखिए योग में से प्रथम पद कौन सा, प्रथम वर्ण क्या है ये, और इसका स्वर हम बाहर निकालकर इधर लिख लेते हैं और बचा हुआ ग इधर लिख लेते हैं।
अब देखिए नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ के अलावा भिन्न स्वर हो, अ आ के अलावा दूसरे स्वर हो तो देखिए ऊ दिखाई दे रहा है, और बाद में य र लव में से कोई हो तो देखिए ये दिखाई दे रहा है। तो फिर नियमानुसार इस विसर्ग का हम क्या कर लेंगे, स्वर रहित र कर लेंगे, और इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं, दू हो गया, और द्वितीय पद यथावत रहेगा तो ये यथावत ही रहेगा, और ये जो ओ है देखिए ये में जुड़ जाएगा। तो इधर हो गया योग, फिर से योग ही हो गया क्योंकि हमने यहाँ स्वर रहित कर दिया था, इसमें वापस जोड़ लेते हैं, और ये जो है र ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और बन गया दूर। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दुर्योग। र के बाद में कोई स्वर नहीं है, नहीं तो ये पूरा हो जाता, लेकिन स्वर नहीं है इसलिए यहाँ पर य के ऊपर चला गया। अब देखिए हम करते हैं दुर्योग का संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हमें एक शब्द पता चल जाएगा, देखिए ये में ओ जुड़ा और ग में ए जुड़ा, योग हो गया। योग हमें पता चल गया, योग को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद में इधर बचता है दुर, द में ए जुड़ के र जुड़ा, और इसके बाद में ये तो हम इधर द्वितीय पद में जोड़ चुके हैं। अब आप देखिए र को हम बदलेंगे विसर्ग में क्योंकि ये र बना ही विसर्ग से था, मूल रूप में हम फिर से इसे विसर्ग में बदल देते हैं। इधर बच गया दू, इधर बचा हुआ योग। अब ये जो विसर्ग है ये प्रथम पद में जुड़कर प्रथम पद को पूर्ण कर देगा, दूहू बन गया, और इधर हो गया योग, दूहू धन योग। जो मूल रूप में था वह हमें मूल रूप में प्राप्त हो गया। देखिए संधि की प्रक्रिया के कारण इसमें बदलाव हो गया था, और संधि विच्छेद की प्रक्रिया से हमने वो बदलाव निरस्त कर दिया, और उन पदों को मूल रूप में हम फिर से ले आए हैं। अब देखते हैं नियम 7 का हम और उदाहरण देखें। निहि धन जल, संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसे बाहर लेते हैं। इसके बाद में इधर बचता है नी, न का और हरस्व ई, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ज है, और बचा हुआ ल। देखिए अगर यहाँ हम ज को स्वर रहित करते तो अ इधर लिख देते। तो देखिए नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ के अलावा भिन्न स्वर हो, तो यहाँ देखिए अ आ के अलावा भिन्न स्वर आ रहा है, ये ई आ रहा है हरस्व ई, और बाद में तीसरा चौथा हो तो अब देखिए यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ण आ रहा है, च छ और ज, तीसरा वर्ण आ गया। तो विसर्ग से पहले अ आ के अलावा भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग को हम नियमानुसार बदलेंगे स्वर रहित र में। इधर का बचा हुआ इधर लिख देते हैं, और द्वितीय पद यथावत रहने वाला है तो इनमें कोई बदलाव हम करेंगे नहीं। अब ये ज है ये इस पद को द्वितीय पद को पूर्ण कर देगा, और ये जो स्वर रहित र है ये प्रथम पद में जुड़कर इस पद को पूर्ण कर देगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा निर्जल। निर्धन जल, र के आगे कोई स्वर नहीं था इसलिए यह स्वर रहित ही रहेगा, हलंत ही रहेगा। अब देखिए निर्जल का हम संधि विच्छेद से पहले वर्ण विच्छेद कर लें, और इसके वर्ण विच्छेद में हमें एक पद पता चल जाएगा। ज में ए जुड़ा, ल में ए जुड़ा, जल हो गया। तो जल इधर हम निकाल लेते हैं। इसके बाद में बचा हुआ न में ई जुड़ा, र स्वर रहित ही है। तो ये जो स्वर रहित र ये किससे बना था जी, आपको पता है, ये देखिए यहाँ पर विसर्ग से बना था। तो इसे हम वापस मूल रूप में बदलकर विसर्ग बना लेते हैं। इधर बचा हुआ नी, इधर बचा हुआ जल, और ये जो विसर्ग ये प्रथम पद में जुड़कर इसे पूर्ण कर देगा, बन जाएगा नी ही, और आगे का जल। जैसा मूल रूप में था वैसा हमें फिर से प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं नियम 7 के कुछ अन्य उदाहरण, ताकि हमने जो सीखा है इसकी पुष्टि हो सके। देखिए निरर्थक, निर्धन, निर्भर, निर्जन, निर्जीव, निर्जला, निर्झर, निर्मल, निर्माण, निर्विवाद, निर्विकार, निराधर, निराधार, निर्दोष, निर्वहन, निर्गुण, निर्मम, निर्भय, निर्लोभ, निरुपाय, निराहार, निरक्षर, निरर्थक, ये हम यहाँ लिख चुके हैं। निरानंद, निरंतर, निरापद, निर्वेद, निर्दय, निर्बाध, निर्धूम, निर्मोह, निरानंद, ये भी यहाँ आ गया। निरंतर, निरापद, निर्वलंब, निरवलंब, निर्भिमानी, निरीक्षण, दुर्बुद्धि, दुर्लभ्य, दुर्लभ, दुर्बल, दुर्गम, दुर्गंध, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्जन, दुर्मति, दुर्नीति, दुर्गति, दुर्दिन, दुर्वह, दुर्भावना, दुर्भाग्य, दुर्वस्था, दुधन अवस्था हो जाएगा। देखिए दुर्व्यवहार, दुरात्मा, दुराशा, प्रादुर्भाव, आविर्भूत, आशीर्वाद, आशीर्वचन, आयुर्वेद, ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मठ, आयुर्वेद, ऐसे चतुर्वेद भी हो जाएगा। चतुर्दिश, बहिर्मुख, बहिरागमन, बहिराक्रमण, निरामिष, दुराचार, दुराचारी,
दुरुपयोग, पुनर्निरीक्षण, पुनरीक्षण, पुनरुत्थान, पुनरुक्ति, पुनर्जन्म और चतुरंग, चतुधन अंग। अब देखिए, नी और दुह का उपसर्ग रूप निम्न प्रकार है। नी का उपसर्ग रूप है निर और निश, और दुह का उपसर्ग रूप है दुर और दुष। अर्थात संधि में नी और दु होता है, लेकिन इससे बने हुए शब्दों में उपसर्ग निर, निश और दुर, दुष होता है। देखिए, मान लिया जाए कि आपको पूछ लिया जाए, मान लिया जाए कि जैसे निर्धन है, इसमें संधि पूछी जाए तो नी धन धन हो जाएगा, नी प्लस धन हो जाएगा। और अगर इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो निर उपसर्ग होगा। ये निहि और दुहु उपसर्ग होते ही नहीं है, निहि और दुहु उपसर्ग होते ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई इस प्रकार के कोई उपसर्ग नहीं है। या तो निर और निश है, या फिर दुर और दुष उपसर्ग होते हैं। और अगर संधि में हम निर और निश लगाकर संधि करते हैं तो गलत हो जाएगा, उपसर्ग में निहि और दु लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के उपसर्ग होते नहीं है और इस प्रकार की संधि होती नहीं है। तो संधि में निहि और दु होता है, उपसर्ग में निर और दुष होता है, निर, निश और दुर, दुष होता है। इन शब्दों में जो आपको सरल लगते हैं कि ये तो मुझे आता है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जिनमें आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो उसका आप उसी प्रक्रिया से गुजरते हुए संधि विच्छेद करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 8। और नियम नंबर 8 क्या कहता है, आइए हम जान लेते हैं, समझते हैं। देखिए, अंतः, पुनः और प्रातः का योग किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो, अथवा यर लव है या फिर स्वर से हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसे हम सूत्र के रूप में लिख लेते हैं, अंतः, पुनः, प्रातः का योग। यहाँ देखिए, विसर्ग की बात नहीं हो रही है, पूरा का पूरा ये शब्द चाहिए, अंतः, पुनः, प्रातः, इनका योग अगर तीसरे, चौथे, पांचवें यर लव है से होता है तो फिर अंतः, पुनः, प्रातः, इनके आगे जो ये विसर्ग आ रहे हैं, ये विसर्ग बदल जाते हैं र में, और द्वितीय पद में आने वाले यथावत रहते हैं। देखिए, इन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं नियम नंबर 8 के उदाहरण। देखिए, अंतः धन मन, तो अब देखिए प्रथम पद में हमें दिखाई दे रहा अंतः और अंतिम वर्ण है विसर्ग, और देखिए द्वितीय पद में हमें दिखाई दे रहा मैं और आगे है न। अब देखिए, हमारा नियम क्या कहता है कि अंतः, पुनः, इनके आगे अगर देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये देखिए पांचवा वर्ण दिखाई दे रहा हमें, तो पांचवा वर्ण आ गया तो फिर इस विसर्ग को हम बदल देंगे र में, और इधर प्राप्त हो जाएगा हमें अंतर। अंतर से अंतर प्राप्त हो गया, विसर्ग र में बदल चुका है स्वर रहित, और आगे यूं का यूं रहेगा, आगे कोई बदलाव होगा नहीं, मन हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंतर्मन। अब हम करते हैं अंतर्मन का संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद से हम एक पद प्राप्त करके फिर संधि विच्छेद की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। देखिए, मैं में ए जुड़ा, न में ए जुड़ा, मन हमें दिखाई दे रहा है, तो इधर मन बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद में हमें दिखाई दे रहा अंतर, इधर दिखाई दिया अंतर। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो र है ना, ये देखिए ये र विसर्ग से बना था, बाकी अंतर तो यूं का यूं ही है, अंत और फिर विसर्ग का र हो गया था, तो इस र को हम फिर से विसर्ग में बदल देते हैं, और इधर बचा अंत और इधर बचा हुआ मन। अब देखिए, ये जो विसर्ग ये प्रथम पद में जुड़ जाएगा और इस प्रथम पद को पूर्ण कर देगा अंत है, और इधर प्राप्त हो जाएगा मन। इधर तो बदलाव हुआ ही नहीं था, केवल विसर्ग का हुआ था, और विसर्ग को हम वापस मूल रूप में बदल चुके हैं। तो जैसा मूल रूप में था वैसा हमें फिर से यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। देखते हैं हम नियम नंबर 8 का, हमें एक और उदाहरण देखें। तो दूसरे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं पुनर्धन अवलोकन। इसमें समस्या आती है, हम वैसे प्रचलित रूप में पुनरावलोकन बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। देखिए इसका क्या होगा, हम पूरी प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हैं ताकि हमें वह जो परिवर्तन हो रहा है वह स्पष्ट समझ में आ सके। ये अक्सर गलत हो जाता है लोगों के, पुनरावलोकन बोलते हैं, पुनरावलोकन लिखते हैं। अब देखिए, इधर दिखाई दे रहा पुनः, और अंतिम वर्ण है विसर्ग, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है अ, और आगे बचा हुआ वह लोकन। अब देखिए, नियम कहता है कि अंतः, पुनः, इनका योग अगर स्वर से होता है तो फिर ये जो विसर्ग है ये बदल जाएगा र में, स्वर रहित र में। तो इधर हो गया पुनर, और फिर देखिए अ यथावत रहेगा, इनमें कोई बदलाव होगा नहीं। अब देखिए, ये जो र स्वर रहित है, इसके आगे देखिए अ दिखाई दे रहा है, तो ये अ र में जुड़ जाएगा और र को पूर्ण कर देगा और पुनर बन जाएगा। इधर बचा हुआ अवलोकन, क्योंकि अ इस र में जुड़ चुका है,
इसमें नहीं जुड़ता तो इधर जोड़ देते और इस पद को पूरा कर लेते। तो आगे स्वर रहित र है तो इसमें जोड़कर हमने स्वर इसको र को पूर्ण कर लिया। अब देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा पुनरवलोकन। संधि की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें बदलाव हुआ। अब हम संधि विच्छेद करके देखते हैं इसका, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद समझ में आ जाएगा, उस पद को हम सबसे पहले बाहर ले लेंगे। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो इधर देखिए अवलोकन दिखाई दे रहा है, व में ए जुड़ा, ल में ओ जुड़ा, क में ए जुड़ा, न में ए जुड़ा, अवलोकन। तो सबसे पहले हम इस अवलोकन को बाहर ले लेते हैं। इसके बाद में इधर बचा पुनर, ये न में ए जुड़ा और र में ये ए जुड़ जाता, लेकिन इस ए को तो हम इधर ले चुके हैं तो इधर हो गया पुनर। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो स्वर रहित र है ये बना था विसर्ग से, तो हम इसे वापस विसर्ग में बदल देते हैं। र को हमने यहाँ विसर्ग में बदल दिया तो हमें प्राप्त हो गया पुनः है, और इधर बचा हुआ अवलोकन। देखिए जो मूल रूप में था पुनः हमें वापस मूल रूप में प्राप्त हो चुका है। और ध्यान रखेंगे ये पुनरावलोकन नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है, क्योंकि आगे अ आ रहा है। अगर यहाँ अवलोकन होता तो फिर आ की मात्रा जुड़ जाती और पुनरा हो जाता, जबकि यहाँ पर अ जुड़कर पुनर हुआ तो हो गया इसका पुनरावलोकन। अब देखिए हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं, नियम नंबर 8 का अंतःदन जातीय। इसमें देखिए अंतिम वर्ण तो है विसर्ग, लेकिन हमारा नियम क्या है, अंतः पुनः इनके आगे अगर तीसरा चौथा वर्ण आता है, पांचवा वर्ण आता है, तो इधर देखिए तीसरा वर्ण है ज, ज का हम यहाँ स्वर रहित करके अ इधर निकाल दिया, इधर बचा हुआ इधर लिख देते हैं। तो अब अंतः पुनः इनके आगे अगर तीसरा वर्ण है यहाँ पर, तो फिर नियमानुसार हम इस विसर्ग को बदल देंगे र में, और इधर हमें प्राप्त हो जाएगा अंतर। इनमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, ज यूं का यूं ही रहेगा, तो ये स्वर वापस इसमें जुड़ जाएगा और जाति हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। इनमें कोई बदलाव ही नहीं होगा ना, ये वैसा का वैसा हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा अंतरजातीय। अंतरजातीय का हम संधि विच्छेद करें, और संधि विच्छेद से पहले हम कर लेते हैं वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद में हमें एक पद एक शब्द स्पष्टतः समझ में आ जाएगा, उस शब्द को हम बाहर ले लेंगे। देखिए ज में आ जुड़ेगा जातीय, ये जातीय हमें समझ में आ गया, इसे बाहर लेते हैं, यानी जाति से संबंधित, जातीय का अर्थ जाति से संबंधित। फिर इधर बच गया अंतर, ज तो हम इधर ले चुके हैं तो यहाँ र तक यहाँ लेंगे, ये अंतर। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो र है ना, अंतर का र, ये बना था विसर्ग से, तो हम यहाँ पर इस र को विसर्ग में बदल देते हैं, तो इधर बच जाएगा अंत और इधर बचा हुआ जातीय। अब ये जो विसर्ग ये प्रथम पद में जोड़ देंगे और इस प्रथम पद को हम पूर्ण कर देंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा अंतः और आगे बचा हुआ जातीय। देखिए मूल रूप में था अंतः, जो बदलकर अंतर हो गया था, और इसे फिर से हम वापस मूल रूप में ले आए संधि विच्छेद की प्रक्रिया के माध्यम से। अब हम देखते हैं नियम नंबर 8 के कुछ अन्य उदाहरण। देखिए अन्य उदाहरण देखिए, अंतर्धन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो गया, अंतर्धन धान अंतर्धान हो गया, अंतर्ध्यान नहीं होता है, शुद्ध है अंतर्धान। अंतरंग, अंतर्निहित, अंतरात्मा, अंतर्गत, अंतर्मुखी, अंतर्देशीय, अंतर्द्वंद्व, अंतर्यामी, अंतर्दृष्टि, पुनरागमन, पुनरुद्भव, पुनरुत्थान, पुनरावर्तन, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह, पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, पुनराख्यान, पुनर्निवेदन और प्रातराश। प्रातःधन आस, इसे कहते हैं कलेवा प्रातराश को। अब देखिए अंतः पुनः का संस्कृत में मूल रूप में यह अंतर और पुनर ये अव्यय है, ये संस्कृत के अव्यय है। अंतः पुनः ये अंतर और पुनर संस्कृत में अव्यय होते हैं, तो इनका संस्कृत का मूल रूप क्या है, अंतर और पुनर, ये अव्यय है। और संधि में हमें अंतः और पुनः का रूप देखने को मिलता है। अब देखिए आज का प्रश्न, आज का प्रश्न है निम्न शब्दों का संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो शब्द दिए हैं इनमें से किसी में अगर दिक्कत आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका मैं स्पष्ट विवरण आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए निर्यात, संधि तो है विसर्ग संधि, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दूसरा पद है प्रातुर्दय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। धनुर्धारी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। फिर देखिए निरुद्देश्य, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। और अंतर्ज्ञान, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद, इन सब शब्दों का संधि विच्छेद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद।